हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम हिंदी के PYQs सॉल्व करेंगे। ये आपके 2012 के PYQs होंगे, जो कि आपके प्राइमरी लेवल के PYQs होंगे। यहाँ पर आपको 2012 से लेकर 2024 तक के सभी प्रकार के PYQs मिलेंगे, जो कि आपके CG टेट और शिक्षक भर्ती दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी भी प्रकार की PDF और उससे संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 2012 हिंदी के PYQ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। जो आपका हिंदी का पेपर होता है वो आपके 30 नंबर का होता है, जिसमें से आपके ग्रामर पोर्शन और प्लस पेडागोजी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसमें लोकोक्ति के बारे में पूछा गया है, हमेशा आनंद का अनुभव करना इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है। सदा दिवाली संत की बारह मास बसंत, न सावन सूखा न भादो हरा, जहाँ चाह वहाँ रहा, या फिर आप भला तो जग भला। तो हमेशा आनंद का अनुभव करना ये किस प्रकार की सटीक लोकोक्ति को व्यक्त करेगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदा दिवाली संत की बारह माह बसंत। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्वर्ण शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशी। तो स्वर्ण जो आपका शब्द है वो आपका हो जाएगा एक प्रकार से तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? जो कि संस्कृत के आपके मूल शब्द होते हैं। जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उन्हें ही आपका तत्सम शब्द कहा जाता है, जो कि हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तत्सम। ये सभी PYQ सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपके लिए PYQ सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पाश्चात्य का विपरीतार्थ शब्द क्या है? पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य या फिर पुरुवात्य। तो इनमें से आपका कौन सा पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा पौर्वात्य। पाश्चात्य का जो विपरीत शब्द है वो आपका पौर्वात्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। विद्याधन आलय विद्यालय शब्द में है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण या फिर दीर्घ स्वर संधि। विद्याधन आलय को अगर आप तोड़ेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो इसमें लास्ट में भी आ की मात्रा लगी हुई है और इसके पूर्व में भी आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये आपके एक दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, या फिर चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। तो आपका अकर्मक वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है। तो अकर्मक क्रिया कहा जाता है वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर न पड़कर, कर्म पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। आपका जो प्रभाव है वो कर्म पर ना पड़ के सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, वो आपका अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसमें कर्म का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ कर्ता के बारे में बताया गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है? जो आपका रेखांकित शब्द है वो आपका सुंदर है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं संज्ञा, सर्वनाम, कारक या फिर विशेषण। तो कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, इसमें जो सुंदर वाक्य है वो आपका हो जाएगा एक प्रकार से विशेषण, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को आपका विशेषण कहा जाता है। और यहाँ पर आपके कबीर के बारे में बताया जा रहा है कि वह बहुत सुंदर दिख रहा था, तो ये आपके एक विशेषण के अंतर्गत आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी PYQs को व्याख्या के सहित बताया जा रहा है, तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लास मिल सके। नेक्स्ट है आपका अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया है। अतुल, अनिल, अपूर्व या फिर अनोखा।
तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनिल। जो अनिल होता है वो वायु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बाकी जो अनुपम है उसके पर्यायवाची शब्द हैं अतुल, अपूर्व और अनूठा। इसीलिए अनिल जो है वो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, या फिर इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। तो ऑप्शंस देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये सभी ऑप्शन आपके अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग रूप है? इसमें से आपको हिरण का स्त्रीलिंग रूप बताना है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, हिरण का आपका होता है स्त्रीलिंग हरिणी। ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वर्ण में ईक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला जो शब्द है वो क्या होगा? वर्णिक, वार्णिक, वर्णिक या फिर वार्षिक। तो जो प्रत्यय शब्द होता है वो आपका कहा जाता है जो शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो आपका प्रत्यय शब्द कहलाता है। मतलब कि किसी भी वाक्य के आप लास्ट में किसी शब्द को जोड़ेंगे तो वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। वहीं आपका जो उपसर्ग है वो आपके किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है वो आपका हो जाएगा उपसर्ग। तो वर्ण में ईक प्रत्यय लगाने पर आपका जो शब्द बनेगा वो है आपका वर्णिक। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता किस संज्ञा का उदाहरण है ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। तो जो पशुता है वो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो जो पशुता है वो आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और भाववाचक संज्ञा आपका कहा जाता है जिसमें किसी के गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराया जाए वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। आम्रन शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर तद्धित प्रत्यय। तो अभी मैंने बताया प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में कि जो प्रत्यय होता है वो वाक्य के अंत में लगकर उसकी क्रिया को बदलता है। वहीं आपका जो प्रारंभ में लगता है वो आपका उपसर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास या फिर करण तत्पुरुष समास। तो जनतंत्र आपके किस प्रकार के समास के अंतर्गत आएगा? तो ये आपका आ जाएगा संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जनतंत्र को अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें आपका लिखा जाएगा कि जनता का तंत्र। तो इस प्रकार से इसमें किसी संबंध को दर्शाया जा रहा है, इसीलिए ये संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यक्ष अथवा दूसरे शब्दों को योग से बने हों वो कहलाते हैं योग, रूढ़, रूढ़, सरल या फिर यौगिक। तो वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यक्ष दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं वो आपका यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, खाली स्थान। खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, दान की बिछिया के दांत नहीं देखे जाते, नाक कटी पर घी तो चाटा या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो यहाँ पर खाली स्थान में कौन सा वाक्य आपका आएगा ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दान की बिछिया के दांत नहीं देखे जाते। तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर, अरे भाई, दान की बिछिया के दांत नहीं देखे जाते। इस प्रकार से ये वाक्य आपका पूर्ण होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। शब्द की सही वर्तनी क्या है? इसमें से आपको जो सौंदर्यवर्धक है वो सही रूप में किस ऑप्शन में लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 और 18 प्रश्न के लिए आपका एक प्रकार का गद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़कर सही आंसर ढूंढना है। तो गद्यांश को आपको पढ़ना होता है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको आंसर
पता लगाने होते। तो गद्यांश में लिखा गया है कि भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इन प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार व धरोहर संचारित होती है। यह संस्कृति का अहम हिस्सा है। संस्कृति की तरह ही भाषा इंसान के पैदा होने से पहले ही उपस्थित रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है। रूस में पैदा होने वाला रूसी। इसी तरह कई अलग अलग भाषाएं समाजों में प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है और इसी मायने में भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवित करती है। भाषा के बिना संस्कृति को संचारित करने में परेशानी होगी और संस्कृति के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता को खो देंगे। तो इसमें भाषा के बारे में लिखा गया है, भाषा, संस्कृति, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अनुभवातीत का मतलब क्या है? अतीत का अनुभव, अनुभव का अतीत, अनुभव के परे या फिर अनुभवहीनता। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है, इस मायने में भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है। तो अनुभवातीत का जो आपका मतलब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अतीत का अनुभव। इसमें शब्द में ही आप देख सकते हैं अतीत का अनुभव लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का व्यवस्थित ढांचा है। भाषा हमारे अनुभव बांटने के काम आती है। भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी या फिर संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा बिना संस्कृति संचालित नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, बिली बैली या फिर डिली डैली। तो भाषा के उद्भव और विकास से जो संबंधित है वो आपका हो जाएगा डिंग डोंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर चूहे व बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, खरगोश व मेमने पर या फिर कुत्ते और सियारों पर। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुए हैं वो आपके चिंपैंजी और वानरों पर हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती या फिर इनमें से तीनों सही है। तो इसमें जो सही आंसर आपको बताना है वो है आपका भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सभी आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं। इसके पहले जो हमने देखा था वो आपके ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस थे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना या फिर लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो पढ़ने में बाधा कौन सी नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। ये आपके पढ़ने में बाधा नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान या फिर पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? तो वो आपकी हो जाएगी बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई या फिर शब्दों को सही सही पहचानना। तो पढ़ना क्या होता है? वो आपका होता है लिखित सामग्री का सही से उच्चारण। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। किसी भी लिखी हुई चीज को आप पढ़कर समझ रहे हैं तो वो आपका पढ़ना कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक है जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो और बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, या फिर जिसमें वक्ता सहज हो और बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो ये किसके लिए आवश्यक हो जाएगी? तो इसमें जो सही हो जाएगा, इसमें वक्ता व बच्चा दोनों सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है, ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। इनमें से तीनों सही हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इसमें लिखा गया है कि इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है या फिर पूर्णतः सत्य है। तो इसमें कहा गया है कि लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य के प्रतीक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मौखिक परीक्षा के माध्यम से, या फिर लिखित और मौखिक दोनों से, या फिर किसी के माध्यम से नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है उसमें जिसमें लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से इसका मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा तो वो भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, या फिर तुरंत रोकने लायक है। तो व्यापम ने इसका जो सही आंसर लिया था वो था तुरंत रोकने लायक है, लेकिन ये जो आपका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि भाषा सीख रहा है यह आपका इसमें सही आंसर हो जाए, क्योंकि अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वो भाषा सीख रहा है। बच्चों की त्रुटियों को हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा, ना कि डी। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, या फिर पेपर पेंसिल आकलन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका लिया गया है वो है आपका बच्चे द्वारा स्व आकलन। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लास मिल सके। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लास मिले। एंड लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं सही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक एंड टेक केयर।